मानवाधिकार दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हुए शामिल। अमृतकाल को बताया देश का गौरव काल। कहा मानवाधिकार के मामले में भारत दुनिया के मुकाबले काफी समृद्ध। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन की रखी आधारशिला। सालाना 30 लाख से भी अधिक यात्रियों को मिलेगी बेहतरीन सुविधा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार गठन की तैयारियां तेज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब से कुछ ही देर बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा विधायकों की बैठक सोमवार को। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज पटना में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य बैठक में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में WHO आज गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति पर करेगा आपात बैठक। इस बैठक में फिलिस्तीनी दूत विदेशी स्वास्थ्य कर्मियों के लिए अधिक चिकित्सा सहायता की करेंगे मांग। और खेल की खबरों में डरबन के किंग्समीड स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी भारतीय टीम। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। देश भर में आज मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। और उपराष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम में कहा कि हमारा अमृतकाल हमारा गौरव काल बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व का कोई भी हिस्सा मानवाधिकारों के मामले में हमारे देश की तरह समृद्ध नहीं है। The 75th Human Rights Day, marking the 75th anniversary of Universal Declaration of Human Rights. A coincidence, it just follows our Amrit Kal, and our Amrit Kal has become our Gaurav Kal, primarily due to blossoming of human rights and values. Friends, we had the occasion to get a message from the Secretary General of United Nations. It would have been appropriate and worthwhile to take note of the massive revolutionary affirmative changes that are taking place in Bharat, home to 1/6 of humanity, on promotion of human rights. No part of the globe is so blossoming, prospering with human rights as our country is doing. And why not? Our civilizational ethos, constitutional framework reflect our deep commitment to respecting, safeguarding and nurturing human rights. It is in our DNA. और उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, यही देश का नया आदेश है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार उसी समाज में फलता फूलता है जहां सभी के लिए कानून एक समान हो और सभी के पास न्याय तक पहुंच हो। Above the law, be you ever so high, the law is always above you, is the new norm in the country. A big paradigm shift. There was a time when some thought they were above law. There was a time when some thought they were beyond the reach of law. Now all high and mighty, you may be just anybody. You are accountable to law. This is happening. It is an inalienable facet of promoting human rights.
रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंध्र प्रदेश में राजमुंदरी हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। विस्तार के बाद इस टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्रफल 21,094 वर्ग मीटर हो जाएगा, जो पीक आवर्स के दौरान 2100 यात्रियों और सालाना 30 लाख यात्रियों को सेवाएं दे पाएगा। इस नए टर्मिनल भवन में सुगम्य भारत अभियान के मानकों के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। राजमुंदरी हवाई अड्डे का विस्तार 350 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। छत्तीसगढ़ में आज होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक से पहले तीनों पर्यवेक्षकों और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रमुख अरुण साव ने भाजपा कार्यालय में मुलाकात की। इन पर्यवेक्षकों में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम शामिल हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, विष्णुदेव साय व रेणुका सिंह मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार के तौर पर माने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ और नामों पर चर्चा की जा रही है। सोमेश पटेल हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं रायपुर से और ज्यादा जानकारी के साथ। सोमेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये बैठक किस समय होने वाली है और क्या किसी भी तरह से सूत्रों के मुताबिक कुछ पता ये चल पा रहा है कि क्या आज जो है ये नाम का ऐलान इस बैठक के बाद ही हो सकता है या फिर थोड़ी सी और देरी हो सकती है? जी जरूर लालचंद, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब बैठक शुरू हो चुकी है, विधायक दल की बैठक 3 चरणों में यह बैठक शुरू होगी, जिसमें अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, इनसे बातचीत होगी। दूसरी बैठक में ओम माथुर, इनसे बातचीत होगी। और जो अंतिम बैठक होगी, विधायक दल की बैठक होगी, इसमें तमाम विधायकों से 1 to 1 बातचीत किया जाएगा। बातचीत करने के बाद उनकी राय मशवरा लिया जाएगी कि हमने नेता चुन लिया है। अगर उनकी तरफ से यह मंजूरी आ जाएगी तो आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नाम के रेस में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, रेणुका सिंह, तमाम इन लोगों की नामों की चर्चा है। फिलहाल पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। जी लालचंद, पर्यवेक्षकों में से किसी ने कोई मीडिया से कोई बातचीत की हो और कोई अगर जानकारी दी हो कि क्या शाम में कितने बजे तक ये बैठक संपन्न हो सकती है, और क्या एक बार फिर से ऐसा हो सकता है कि इन तीनों बैठकों जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन बैठकों के बाद ये कहा जाए कि चलिए अंतिम रूप से नाम का ऐलान दिल्ली से किया जाएगा? जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने से बातचीत में हमें बताया है कि जनता भी इंतजार कर रही है, आप भी इंतजार करिए, कुछ देर बाद ही यह निर्णय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। तमाम विधायक दलों की बैठकों से लोगों से बातचीत चल रही है। जो पर्यवेक्षक है उनसे 1 to 1 कुछ देर में बातचीत करेंगे और उन बातचीत के बाद ही पता चलेगा कि आखिर में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन होगा। जो पर्यवेक्षक हैं लगातार छत्तीसगढ़ में उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जिसे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हालांकि अभी बैठक में ओम माथुर, विष्णुदेव साय, अरुण साव, इन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी अच्छा, आजकल जब सरकारें बनती हैं तो ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ इस बात पर भी विचार किया जाता है कि क्या किसी को उप मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। क्या ऐसी कोई चर्चा आप रायपुर में सुन पा रहे हैं क्या? ये चर्चा का विषय बना हुआ कि मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात के तर्ज पर 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें 6 नए मंत्री और 6 पुराने मंत्री को मौका दिया जाएगा। ये चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरा, डिप्टी सीएम की बात करें तो डिप्टी सीएम में ओपी चौधरी, विष्णुदेव साय, अरुण साव, इनका भी नाम शामिल किया जा चुका है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं है। फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है। विधायक दल की बैठक में पार्टी के पहुंचे ऑब्जर्वर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करने के बाद
3 चरणों में जैसे मैंने आपको बताया ये बैठक होगी और 3 चरणों में बैठक कंप्लीट होने के बाद जब विधायक दल की बैठक में यह बता दिया जाएगा पर्यवेक्षकों के द्वारा कि आपके पार्टी का नेता चुन लिया गया है, अगर उनकी राय होगी तो इस नाम की घोषणा कर दी जाएगी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर। ठीक है सोमेश, हम आपसे अपडेट का इंतजार करेंगे और जब ये ऐलान होगा या ऐसी खबर आएगी आपसे ज़रूर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ताज़ा जानकारी देने के लिए। और अब छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं राजस्थान का, जहां पर मुख्यमंत्री पद के लिए भारतीय जनता पार्टी में पशुपेश अभी भी जारी है। पार्टी द्वारा 3 केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाने के बाद सोमवार को विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े को राजस्थान में पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जोशी भी शामिल हैं। बाबा बालकनाथ, ओम माथुर भी रेस में बताए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में विधायकों से बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जा सकती है। और मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम को लेकर वहां पर भी चर्चा तेज है। इसे लेकर कल भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय किए जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं। विधायकों से रायशुमारी के लिए नियुक्त 3 पर्यवेक्षक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और अब अगली बड़ी खबर, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार की राजधानी पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड राज्य शामिल हैं। बैठक में सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री भाग लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर कम करना और इसके अलावा सामान्य हित के अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। वर्ष 2014 से अब तक पिछले 9 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। और अब वो खबर जिनकी इन दिनों बहुत चर्चा है। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा, तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहाँ पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्यवाही की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर हो रही छापेमारी पर भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू 2 कंपनी बलदेव साहू व कंपनी तथा शिव प्रसाद साहू एंड सन्स, जिनके यहां अभी तक 350 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है, वे 20% हिस्से के घोषित पार्टनर हैं। अघोषित बेनामी तो जांच से पता चलेगा। उनके रांची और लोहरदगा आवास पर 20 करोड़ नकद और 150 करोड़ रुपए के सोने चांदी हीरा की बरामदगी हुई है। राहुल गांधी जी की यात्रा भारत जोड़ो नहीं, भ्रष्टाचारी जोड़ो यात्रा थी। वहीं भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने धीरज साहू मामले पर चुटकी लेते हुए धीरज साहू की पुरानी पोस्ट साझा की है, जिसमें धीरज साहू ने लिखा था कि मेरी तो समझ में नहीं आता कि कहां से लोग इतना काला धन जमा कर लेते हैं। अमित मालवीय ने लिखा है कि धीरज साहू का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। और कांग्रेस सांसद धीरज साहू के मामले पर घिरी हुई कांग्रेस पार्टी लगातार इस मामले से पल्ला झाड़ने में लगी है। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि ये धीरज साहू का निजी व्यवसाय है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है।
धीरज साहू जी, उनके बड़े भाई, उनके पिताजी, सब ये लोग खानदानी लोग हैं और एक बड़े व्यवसाय के बड़े घराना से इन सारे लोगों का ताल्लुकात है। अब ये जो पैसा है, ये पैसा किस परिप्रेक्ष्य का है, कैसा है, ये तो इनकम टैक्स वगैरह को क्लियर करना चाहिए और जांच करके दूध का दूध पानी का पानी करें। व्यवसाय है, उसमें कोई पार्टी का कोई उसमें लेना देना नहीं ना है। और वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वही बता सकते हैं और उन्हें यह स्पष्ट करना भी चाहिए कि कैसे आयकर अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उनके ठिकानों से इतनी बड़ी मात्रा में कैश बरामद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में हुई अहम बैठक में बड़ा ऐलान करते हुए अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंप दी है। आकाश आनंद बसपा प्रमुख मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आज मायावती ने हाल के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी के सभी राष्ट्रीय और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव परिणाम और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बसपा का पहले से भी खराब प्रदर्शन रहा है। उसी को देखते हुए पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक को काफी अहम माना जा रहा था। नतीजों की जमीनी रिपोर्ट के आधार पर नए सिरे से लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में मायावती ने पदाधिकारियों से विचार विमर्श कर दिशा निर्देश दिए। बैठक के बाद बसपा नेता उदयवीर सिंह ने बताया कि मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा है। बैठक में बहन जी ने संगठन को केवल लोकसभा में लग जाने के लिए कहा है। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी गई है और उसमें जाकर अपने क्षेत्र में काम करिए सभी लोग। बहन जी ने कहा कि मेरे ना रहने के बाद ये पार्टी के उत्तराधिकारी होंगे। तैयारियों के लिए जो राज्य कमजोर है वहाँ माननीय आकाश आनंद जी काम करेंगे। यूपी उत्तराखंड में नहीं, अन्य राज्यों में है, जो कमजोर राज्य हैं उनमें काम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने दिवंगत पिता के विचारों को प्रणब माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स नामक किताब में संकलित किया है। इस किताब में शर्मिष्ठा मुखर्जी ने गांधी फैमिली को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी प्रणब मुखर्जी को टफ नट मानते थे। 1984 में इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन का बाद एक रूमर फैलाया गया था कि मेरा फादर प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन वो सरासर गलत है। मेरा फादर ने भी उसको खंडन किया है अपने किताब में, मैं भी उसमें विस्तारित रूप में मैं भी लिखी हूँ। और उस टाइम पे मेरा फादर का ओन एनालिसिस, उनका कुछ हैंड रिटन नोट्स मुझे मिला कि राजीव गांधी उनको 2 महीने के लिए तो अपने कैबिनेट में रखे, लेकिन सेकंड टाइम जो उन्होंने वो कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया। तो क्यों कैबिनेट में ड्रॉप किया, तो उन्होंने बाबा ने लिखा कि ये 2 महीने का काम करने का जो तजुर्बा रहा, राजीव गांधी ने शायद रियलाइज किया कि प्रणब मुखर्जी इज अ टफ नट, इस शब्द को इस्तेमाल किया, और वो इजीली या ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते। और शर्मिष्ठा मुखर्जी ने इस किताब में लिखा है कि उनके पिता जानते थे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने विकसित भारत एट 2047 पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बीवीआर सुब्रमण्यम ने देश के स्वास्थ्य ढांचे की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य को लेकर बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। The health infrastructure is there, and India is actually now a leading supplier of generic medicines and vaccines around the world. We have demonstrated huge capabilities, and it is visible in our health indicator. IMR, MMR, all the health indicators have improved dramatically, and we are on the verge of actually now being comparable with developed nations. The rural areas are also getting transformed. Rural PMGSY has almost achieved all its targets by March. They will have to extend it to extremely small hamlets. Otherwise, its 100% coverage is already there. आगे की खबरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका झारखंड राज्य का प्रथम दौरा है।
अपनी इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति 2 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों को संबोधित करेंगे। सबसे पहले जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां वो जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लैटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उसके बाद वो IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस धनबाद के 43वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे तथा वहां उपस्थित शिक्षकों और छात्रों से संवाद भी करेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को दिल्ली में क्राइम ब्रांच के ऑफिस लाया गया है। दोनों आरोपी नितिन फौजी और रोहित राठौड़ हिसार के रास्ते मनाली चले गए थे और फिर चंडीगढ़ आ गए थे। इनके साथ इनका साथी उधम भी था और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर, मुंबई में वन भारत साड़ी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने वॉकथॉन को झंडी दिखाकर रवाना किया। वन भारत साड़ी वॉकथॉन का उद्देश्य देश में हथकरघा साड़ी संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही ये महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक विविधता और सशक्तिकरण के इस उत्सव में तमाम क्षेत्रों की हस्तियों सहित गृहिणियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे भी मौजूद रहीं। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत साड़ी वॉकथॉन है। और अब बात विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश भर में जारी है। 1 करोड़ से भी अधिक नागरिकों की भागीदारी इसमें देखी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में 37 लाख से भी अधिक लोगों की भागीदारी के साथ ये राज्य सबसे आगे है। यात्रा जब रायबरेली पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका जोरदार स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रायबरेली के भीतर गांव पहुंची। IEC यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन के पहुंचते ही महिलाओं ने स्वागत किया। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिलाएं बेहद खुश हैं, क्योंकि कभी झोपड़पट्टियों में रहने को मजबूर थीं और शौच के लिए खुले में बाहर जाना पड़ता था। लोग इलाज के लिए भटकते रहते थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि अस्पताल तक जा सकें। समय बदला और पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। लोगों को शौचालय दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया है। खाद, बीज, कीटनाशक दवा उपलब्ध हो रही, जिससे हम सुखी और शांति से रह रहे हैं। मुझको ये PM किसान निधि जो मिल रही है, इसके सहारे कृषि कार्य करने में हमको बहुत सहूलियत मिलती है। किसान सम्मान निधि मिलती है, मिलने के बाद खेती बाड़ी का बीज मिलता है और बीज ले लेते हैं, उसमें यूज कर लेते हैं। मजे का लाभ होता है इससे। प्रधानमंत्री की योजना से हमारा मकान पूरा कच्चा था और उस कच्चे मकान से हमको मोदी जी ने हमको लाभ दिया है। हमारे बच्चे लड़के सब सुकून से अब रह रहे हैं। ये हमारा आयुष्मान गोल्डन कार्ड है, इससे हमारा फ्री इलाज हुआ है। इसमें हमारा 1 रुपये का भी कोई खर्चा नहीं हुआ है। ग्रामीणों के जीवन में आया बदलाव इस कार्यक्रम में भी दिख रहा है। लोग इस सरकार की योजनाओं से खुश हैं। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा अपने अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। जब तक आम आदमी समृद्ध नहीं होगा, तब तक हमारा ब्लॉक या जनपद समृद्ध नहीं होगा। और जो संकल्पना है विकसित भारत की, तब तक वो संभव नहीं है कि जब तक कि गांव का आम आदमी समृद्ध ना हो जाए और विकसित ना हो जाए। इससे हमारे गांव के ग्रामीणों को बहुत लाभ हो रहा है। सारी जानकारी लोगों को मिल रही है। जो विभाग इसमें नहीं, जो लोगों को जानकारी नहीं थी, उस सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को दी जा रही है और सब लोग इसका लाभ उठाएं। जगह जगह पर पहुंच रही IEC वैनों की ब्रांडिंग इस तरह की गई है, जिससे केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
आगे की खबरों में भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, हम आज भारत और कोरिया गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और बढ़ती साझेदारियों की यात्रा रही है। मैं राष्ट्रपति KR यूं सुक येओल को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारी विशेष रणनीतिक साझेदारी को गहरा और विस्तारित करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन आज गाजा और वेस्ट बैंक में मौजूद स्वास्थ्य स्थिति पर बैठक करेगा। बैठक में फलस्तीनी दूत और अधिक चिकित्सा सहायता की मांग करेंगे। WHO ने कहा कि इस सत्र के लिए 15 देशों से अनुरोध प्राप्त हुआ है। इससे पहले WHO ने कहा कि गाजा में बमबारी से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। बच्चों में डायरिया के मामले सामान्य स्तर से लगभग 100 गुना तक बढ़ रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।